वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर आज आपके साथ लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का दैट इज़ वेरियस कॉमन डिजीज़, यानी किस तरीके से डिजीज़ कॉज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ पैथोजेंस कॉज डिजीज़। पैथोजन मैंने पिछली बार भी कहा, पैथोजन उसको कहते हैं जो हमारे पास कोई भी डिजीज़ कॉज करता है। यानी बेटा पैथोजन जो डिजीज़ कॉज करता है वो दो तरीक़ों से होते हैं, या वो टिश्यू को डैमेज करता है या वो अपनी टॉक्सिन की सिक्रीशन कर लेता है। अगर उसने टिश्यू डैमेज किया, यानी जैसे वायरस ऑफ रेबीज़ जो है ये डिस्ट्रॉय करता है ब्रेन टिश्यू को, किसको बेटा? ब्रेन टिश्यू को। या बैक्टीरिया जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर होगी ये डैमेज करता है लंग्स के सेल्स को, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर टॉक्सिक सिक्रीशंस होगी, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं इतने पावरफुल पॉइजन्स जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो क्या करते हैं कॉज करते हैं डिजीजेस, ठीक है बेटा। या हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितना टाइम लगता है, यानी elapsed बिटवीन एक्सपोजर टू ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन साइंस एंड सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर। देखिए बेटा किसी को इन्फेक्शन होता है, उसके बाद 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसको साइंस या सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो कैसे पैथोजन कॉज कर सकता है डिजीज़? पैथोजन जो है कॉज कर सकता है डिजीज़ दो तरीक़ों से, या तो वो टिश्यू को डैमेज कर सकता है या तो वो टॉक्सिन सिक्रीट कर सकता है। और फिर हमें देखना है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कितना टाइम लगता है बिटवीन एक्सपोजर टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन साइंस एंड सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर। अब सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कॉमन वायरल डिजीज़ के बारे में। कॉमन वायरल डिजीज़ में हमारे पास अगर देखेंगे कॉमन कोल्ड है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, डेंगू फीवर यानी स्वाइन फ्लू है और एड्स है। लेकिन इसमें बेटा हम कुछ डिजीज़ को देखेंगे जो हमें आगे इस क्लास में पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे पोलियो किसको कहते हैं। पोलियो जो है बेटा ये वायरल डिजीज़ है और इस वायरस का नाम है एंटीरो वायरस या पोलियो वायरस। ये पोलियो जो है बेटा पोलियो वायरस यूजुअली एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर किसके ज़रिए से? थ्रू फूड और वाटर, और फिर ये पहुंचता है नर्वस सिस्टम के तक किसके ज़रिए? ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए। किसके ज़रिए बेटा? ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 से 14 दिन है। और बेटा उसके बाद ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, नर्वस सिस्टम खसम वारम, या बेटा स्टिफनेस आ जाती है नेक को। ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं। इवन बेटा जब ये डिजीज़ आगे बढ़ती है तो पैरालिसिस भी हो सकता है, वीकनेस आ जाती है पर्टिकुलर स्केलेटल मसल में। और जब अटैक हो जाता है पैरालिसिस का, ये शुरू कैसे होता है? इसको तब हाई फीवर पर चढ़ता है, हेडेक होता है, चिलनेस आ जाती है, इसको पूरे जिस्म को पेन होती है। और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसिस ऑफ द पेशेंट। यानी जिस इंसान को ये हुआ उस तरीके उसको हमारा उसका जो यूरिन वगैरह है वो हमें सही जगह पे फेंकना है ताकि दूसरों को भी ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर पोलियो वायरस होता है। सो पोलियो वैक्सीन जो है बेटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। तो इसीलिए बेटा आजकल जितने भी बच्चे पैदा होते हैं बचपन में ही उनको पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि इस ड्रेडफुल डिजीज़ को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जाए। सबसे पहले पोलियो वैक्सीन जो है प्रिपेयर किया जॉनस सैलक ने 1953 में, और इसने वायरस को किल्ड वायरस इज़ कॉल्ड सैलक वैक्सीन, यानी इस वैक्सीन की वजह से ये वायरस किल हो जाता है। और इसको इंसान के अंदर डाला जाता है ताकि ये डेवलप करे इम्यूनिटी इस इंसान के, और ताकि उसको कोई बीमारी ना हो जाए। इसीलिए जॉन सैलक को हम कहते हैं फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। सो क्या कहा मैंने? वायरल डिजीज़ में हमने सबसे पहली बीमारी जो पढ़ी वो कौन सी पढ़ी बेटा? हमने पोलियो की पढ़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे हेपेटाइटिस। क्या देखेंगे बेटा? हेपेटाइटिस भी जो है आजकल बहुत वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है, जो नॉर्मली जो है फर्स्ट प्राइमरीली ये इन्वॉल्व करती है लिवर को, ठीक है बेटा। और ये किसकी वजह से होती है? इसका एक वायरस है जिसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। ये इन्फेक्टिव वायरस जो है लिवर सेल्स को डैमेज करता है, या बेटा ये ज़बरदस्त इन्फ्लेमेशन लिवर को देता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाती है।
हेपेटाइटिस खतरनाक भी हो सकती है बेटा। अगर हमारे पास एक अटैक आया वायरल हेपेटाइटिस का, ये इंसान को इम्यूनिटी दे सकता है दोबारा अगर इसको अटैक आ गया। लेकिन हमारे पास इसके 5 टाइप्स है हेपेटाइटिस के: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें से यानी हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक, इनमें से हमारे पास हेपेटाइटिस ए, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस यानी कम टाइम पे रहती है। दूसरा जो है हेपेटाइटिस बी, उसको हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस और लॉन्ग इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, और ये ज़्यादा प्रेवलेंट होती है ह्यूमन पॉपुलेशन में यानी चिल्ड्रंस में भी और एडल्ट्स में भी। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए है बेटा, हेपेटाइटिस ए स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड फूड से या वाटर से, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ट्रांसमिट होती है जब हम कांटेक्ट करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन की सिक्रीशन से, जैसे सलाइवा, स्वेट्स, टेयर या ब्लड। ठीक है बेटा। और इसके कॉमन सिम्टम्स जो है, कॉमन सिम्टम्स में हमारे पास हेपेटाइटिस में क्या आता है बेटा, फीवर है, लॉस ऑफ एपिटाइट है यानी इसको भूख नहीं लगती है, नॉशिया और वोमिटिंग, जॉन्डिस कम कहते हैं, येलोनेस ऑफ वाइट पार्ट ऑफ आइज एंड स्किन, या इसको येलो कलर, डार्क येलो कलर यूरिन आएगा या लाइट कलर स्टूल्स आएगा। लगभग 3 से 10 दिन इन्फेक्शन के बाद यानी इचिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है और इसको पेन हो सकती है जॉइंट्स में। लेकिन बेटा इस बीमारी से इंसान को कैसे बचना पड़ेगा, इसके लिए इसको हाइजीनिक फूड खाना पड़ेगा और इसको डिसइंफेक्टेड वाटर पीना पड़ेगा, और इसको इम्यून यानी इंजेक्शन करना, वैक्सीन का लगाना पड़ेगा हेपेटाइटिस बी का या हेपेटाइटिस ए का, और इसको डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करना है और प्रॉपरली हैंड्स का क्लीन करना है सोप से या डिसइंफेक्टेंट से जब भी ये हैंडल करेगा बेड को, क्लोथ्स को या यूटेंसिल्स को। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास दूसरी वायरल डिजीज जिसका नाम क्या है बेटा, हेपेटाइटिस। तीसरी वायरल डिजीज जो है उसको हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। क्या कहते हैं बेटा, स्वाइन फ्लू। क्लासिकल स्वाइन फ्लू वायरस जो है ये भी हमारे पास एक इन्फ्लुएंजा टाइप ए जैसे H1N1 वायरस है। सबसे पहले आइसोलेट किया गया था पिग से 1930 में। लेकिन स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है ये वो इन्फेक्शन है, इसमें किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। SIV ये वो स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा फैमिली यानी वायरस इसकी जो एंडेमिक थी पिग्स में, लेकिन 2009 में इसको SIV स्ट्रेन में इंक्लूड किया गया इन्फ्लुएंजा सी को, जो सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए का यानी H1N1, H1N2, H3N2 या H2N3। जो भी एक्चुअली लोग पोल्ट्रीज़ के साथ करते हैं उनको स्वाइन्स का होना ज़्यादा होता है, उनको इस बीमारी के साथ यानी बीमारी का शिकार होने का ज़्यादा खतरा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये वायरस टिपिकली स्प्रेड होता है ह्यूमंस के अंदर भी कफ से, स्नीजिंग से, या अगर हमने टच किया कंटामिनेटेड सरफेस को या टच किया नोज़ को या माउथ को। तो इसमें स्वाइन फ्लू में जो है इंसान को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इसमें फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, पूरे बदन को दर्द हो सकता है, हेडेक आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं, या फैटिग हम कहते हैं बेटा थकावट को। किसको कहते हैं बेटा, थकावट को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिजीज़ जो है बेटा उसको हम कहते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले एड्स को नोटिस किया गया USA के अंदर 1981 में। ये डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी कहा, जब एड्स किसी को होता है तो उसका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का, इंसान के जिस्म का, जो हमारे पास एक वायरस से होता है जो रेट्रो वायरस है, जिसको हम कहते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है बेटा, ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, यानी जो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको कमज़ोर करता है। जो ही एड्स वायरस रिड्यूस हो जाता है, यानी एड्स वायरस क्या करता है, जो ही इंसान को एड्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, ये नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म को रिड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी को, और जिसकी वजह से इस इंसान को बाद में बाकी इन्फेक्शंस होने का भी खतरा होता है।
तो ये इन्फेक्शन अगर हो गया, ये कब इंसान को पता चलेगा, कितनी देर तक रह सकता है? ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है 6 महीने से 10 साल तक रह सकता है। और इसका ट्रांसमिशन मोड जो है, अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, या कंटामिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल किया, या सिरिंजेस का किया जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स और वैक्सीन उस इन्फेक्टेड पर्सन को, या कंटामिनेटेड रेजर्स शेविंग के टाइम पे, या कंटामिनेटेड नीडल्स ट्रांसफ्यूजन करेंगे इन्फेक्टेड ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट्स, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा। ये सारे बेटा तरीके हैं जिस तरीक़ों से ये एड्स फैल सकता है। अगर ये एड्स किसी को हुआ तो उसको किस तरीके से बेटा, अब उसके सिम्टम्स क्या होंगे? एड्स जो है बेटा, एड्स में स्वेटिंग रात को होती है, वेट का लॉस होता है, लिम्फ नोड्स का स्वोलन होते हैं यानी उनको वर्म चढ़ती है, अल्सर होता है बेटा, और इसको बार बार डहेरिया आ जाती है, या इसको इतनी देरी तक कफ रहती है वो भागती नहीं है, या बेटा इसको काउंट जो है ब्लड प्लेटलेट्स का कम हो जाता है जिसकी वजह से इसको हीमोरेज हो जाता है, या इसको कंटिन्यूस फीवर पड़ता है, या बेटा इसको सीवियर ब्रेन डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से इसको मेमोरी ख़त्म हो जाती है, ये बोल नहीं पाता है, ये सोच नहीं पाता है, और इसको बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अभी तक तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके लिए बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप्स को हम इख्तियार कर सकते हैं जिनसे हमारे पास इनसे बच सकते हैं। जैसे हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए एड्स के बारे में, पर्टिकुलरली उन दोस्त जिनका हाई रिस्क ग्रुप है। हमें डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अवॉइड करना चाहिए शेयरिंग ऑफ रेजर्स फॉर शेविंग, यानी एक ही ब्लेड से शेव नहीं करना चाहिए। हमें प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए बाय यूजिंग मेथड्स, या हमारे पास जो है बेटा ब्लड जब हम करेंगे ट्रांसफ्यूज तब हमें स्क्रीन करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कहीं ये HIV तो नहीं है, या हमें थॉरोली स्टरलाइज करने चाहिए इक्विपमेंट्स ताकि हम जब भी हम डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सो बेटा दीज वर द कॉमन डिजीजेस अबाउट caused by the viruses. Next I am going to discuss the bacterial diseases. Common bacterial diseases are diarrhea, typhoid, tuberculosis and so on. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे डायरियल डिजीज़ किसको कहते हैं। डायरियल डिजीज़ जो है ये एक ग्रुप है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का जिसमें हमारे पास फूड पॉइजनिंग भी होती है, और ये कॉजेटिव एजेंट जो है मेनली बैक्टीरिया में स्टाफाइलोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम है, एस्चार्चिया कोलाई है जिसको हम कोलाई शॉर्ट में कहते हैं, या बेटा शिगीला है, या साल्मोनीला है। सो बेटा इनकी वजह से ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो डायरियल डिजीज़ है ये इन्फेक्शन किस तरीके से होता है? या तो ये जनरली कंटामिनेटेड फूड खाने से, या कंटामिनेटेड वाटर पीने से, या कोई कंटामिनेटेड ड्रिंक हमने करी हो, या बेटा कभी कभार ये ओकेजनली कंटामिनेशन जो है फिंगर्स से होती है, क्लोथ से होती है, बेडशीट से होती है, यूटेंसिल से होती है। लेकिन ज़्यादातर किस तरीके से होती है बेटा? जब हम कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे। तो इनमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है बेटा? एबनॉर्मल इसको फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज आ जाता है, यानी वॉशरूम भी जाना पड़ता है कंटिन्यूसली, जिसमें सेमी सॉलिड और फ्लूइड फेशियल मैटर आ जाता है अगर उसके साथ ब्लड भी हो या ब्लड के बगैर भी हो, जिसको हम नॉर्मली डायरिया कहते हैं। या इसमें भूख मिट जाती है, या बेटा इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, नौशिया होता है, वोमिटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन किसको हम कहते हैं बेटा? लॉस ऑफ वाटर को। तो इसलिए उस इंसान को जिसको डायरिया होता है उसको क्या किया जाता है? उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, उसको सलाइन ड्रिप चढ़ाते हैं, यानी जिसको हम ग्लूकोज लगाना कहते हैं, सलाइन ड्रिप लगाया जाता है इंट्रावेनसली ताकि इसका फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी में मेंटेन रहे, या इसको ORS दिया जाता है, यानी ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन उसको दिया जाता है। तो अब हमें किस तरीके से इससे प्रिवेंट होना चाहिए? हमें जो है डिस्पोजेबल्स जो भी हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटा उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए।
हमारे पास जितने भी ईटेबल्स हैं यानी जो हमें खाने की चीज़ें हैं उनको हमें प्रॉपरली कवर करना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो। और हमें खाली डिसइंफेक्टेड वाटर यानी जो स्ट्रो यानी ख़त्म करना चाहिए यानी इन्फेक्शन वाटर को, जिसमें हम क्लोरीन डाल सकते हैं, या बॉयल्ड वाटर हमें पीना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और हमें प्रॉपर पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन भी जो है अपना बरकरार रखना है। ठीक है बेटा। सो दिस वेर द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कॉल्ड डायरियल डिजीज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कहते हैं बेटा, और ये कॉज होती है बैक्टीरियम जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये बैक्टीरिया जो है अफेक्ट करता है, हमने अक्सर याद रखा है बेटा कश्मीर में कि शायद टीबी खाली लंग्स को होती है, बल्कि नहीं, बैक्टीरिया जो है ये अफेक्ट करता है लंग्स को भी, लिम्फ नोड्स को भी, बोन्स को भी या जॉइंट्स को भी। और ये बैक्टीरिया डैमेज करता है टिश्यूज़ को क्योंकि ये रिलीज़ करता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन। क्या नाम है बेटा? ट्यूबरक्यूलिन। और वही प्रोड्यूस करता है फिर इस डिजीज़ को। फिर इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड करता है, यानी किसी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उस इंसान ने क्या किया बेटा, स्नीज़ किया, और उस स्नीजिंग के ज़रिए से कुछ छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स उसके स्प्यूटम के निकलेंगे, और उसकी वजह से अगर कोई आगे होगा उसकी वजह से उसको बीमारी लग सकती है, खांसी से या डायरेक्टली स्पिटिंग से इसको हो सकता है, या इनडायरेक्टली भी ये इन्फेक्शन हो सकता है अगर हमने कंटामिनेटेड मिल्क ऑफ काऊ हैविंग बोवाइन टीबी, यानी किसी बोवाइन टीबी जिसको होगी, यानी उस गाय का दूध पिया जिसको क्या होगा बेटा, टीबी होगा, उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमारे पास इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बेटा, हमने यहाँ पर सिम्टम्स बात करेंगे जिनको लंग्स को होगी ट्यूबरकुलोसिस। तो उनको फीवर आ सकता है, कफ हो सकती है, यानी उनको ब्लड स्प्यूटम हम थूक को कहते हैं, स्प्यूटम के साथ उनको खून आ सकता है, उसको चेस्ट में पेन हो सकती है, वेट कम हो सकता है, और बहुत ही थकावट हो सकती है, भूख मिट सकती है, और इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है इवनिंग में, और थ्रोट में हॉर्सनेस हो सकती है, रात को स्वेटिंग हो सकती है, और तेज़ी के साथ इसको पल्स आ सकती है। तो इसको क्या ज़रूरत है बेटा, इसको अच्छी खासा रेस्ट चाहिए, इसको रिहैबिलिटेशन के लिए जाना चाहिए, और इसको डाइट भी प्रॉपर खाना चाहिए। और अगर इसको बेटा ये कंट्रोल नहीं हो रही है, ज़्यादा सीवियर है, तो कभी कभार सर्जरी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है कंट्रोल डिजीज़ करने के लिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए इसको जो है अच्छी खासी नरिशमेंट और इम्यूनाइजेशन पहले ही इंसान को करवाना चाहिए BCG वैक्सीन से, पास्चराइज्ड मिल्क, और इसको आइसोलेट करना चाहिए टीबी पेशेंट को। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं टाइफॉइड। क्या कहते हैं बेटा? टाइफॉइड जो है कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ है जो एक रॉड लाइक बैक्टीरियम से होती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये नॉर्मली पाई जाती है इंटेस्टाइन, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में। और ये डिज़ीज़ जो है बेटा कॉमन होती है यानी उन बच्चों के अंदर, यानी जिनका 1 से 15 साल तक उम्र होती है। हर साल जो है लगभग 2.5 मिलियन लोग सफ़र करते हैं किस बीमारी से? टाइफाइड की बीमारी से। तो इसमें जो है ये डिज़ीज़ फिर से स्प्रेड हो सकती है अगर हमने कंटामिनेटेड खाना खाया, कंटामिनेटेड वाटर, जिसको फीसेस होंगे उसका पेशेंट के जिसको टाइफाइड होगा। और उस तरीके से फिर हाउस फ्लाइज जो है कैरी कर सकते हैं पैथोजन को उस फीसेस से फूड तक, यानी कहीं पे आपने फूड को क्या किया, आपने उसको कोई ढक्कन नहीं रखा, उसको ऊपर से कुछ कपड़ा भी नहीं रखा, अगर कहीं पे जो भी जितने भी ये फ्लाइज हैं वो सीधे फ्लाइज आएंगे और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये एंटर हो जाता है किसके ज़रिए से? सीधे माउथ में, और पहुंचता है इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में ये अपना क्या करता है बेटा, मल्टीप्लाइड करता है टाइफॉइड टिश्यूज़ ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा। और उसके बाद फाइनली जो है ये एक्सक्रीट हो जाता है किसके साथ? फिशेस के साथ। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? सो इसमें जो है सिम्टम्स में क्या क्या आ जाते हैं, इंसान को हेडेक हो सकता है, यानी कांस्टेंट हाई फीवर होता है पहले और दूसरे हफ्ते, और फिर ग्रेजुअल डिक्रीज़ हो जाता है फीवर में तीसरे और चौथे हफ्ते। ठीक है बेटा। सिम्टम्स में हेडेक में कांस्टेंट फीवर आएगा, पहले 2 वीक फीवर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज़ हो जाएगा।
एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या कोलन में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कोलन जो है बेटा ये पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ही। या बेटा हमारे पास या हो सकते हैं हमारे पास एब्डोमिन एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी बहुत आ सकती है इस इंसान को, या इसको कलर्ड पैचेस स्किन पे पड़ते हैं एब्डोमिन की जगह पे या चेस्ट पे किसी किसी जगह में। तो इंसान किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकता है? कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटेशन रखनी है, डिसइंफेक्टेड या बॉयल्ड वाटर इस्तेमाल करना है, और प्रॉपर कुकड फूड का इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो या हमारे पास टाइफाइड वैक्सीन है जिसकी वजह से हमारे पास इम्यूनिटी मिलती है लगभग 3 साल के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम करेंगे, ये थी बैक्टीरियल डिजीज़ जिसमें हमने डिस्कस किया डायरिया के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और टीबी के बारे में। अब हम प्रोटोजोन्स डिजीज़ जो है, प्रोटोजोन्स में भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटोजोन डिजीज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पर खाली मलेरिया की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मलेरिया की बात करेंगे। और हमारे पास बेटा मलेरिया जो है किसकी वजह से हो जाती है? मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। गोया इसका मतलब ये हुआ मलेरिया होती है किससे? टॉक्सिन्स की वजह से। वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? इंसान के जिस्म के अंदर। किसके ज़रिए? मलेरियल पैरासाइट के ज़रिए, जिसका नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा? प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट जो है बेटा कैसे होता है? इसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन कौन लेता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन लेता है बेटा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इसका मतलब हुआ जब भी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ओब्वियसली वो उसका खून पीता है। खून पीते पीते वो उसका पैरासाइट भी अपने साथ लेता है, यानी जो मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम उसके खून के अंदर है। फिर ये पैरासाइट जो है माइग्रेट हो जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो मॉस्किटो के होते हैं उनमें माइग्रेट हो जाते हैं। फिर बेटा जब ये मॉस्किटो फिर दूसरे इंसान को, हेल्दी पर्सन को बाइट करने लगता है, पहले ये अपने सलाइवा जिसके अंदर मलेरिया है वो इसकी ब्लड के अंदर जाते हैं बिफोर सकिंग द ब्लड। इसकी वजह से इस इंसान को क्या हो जाती है बेटा? मलेरिया आता है। तो फिर अटैक जो मलेरिया का है किस तरीके से पता चलेगा? इसको यॉर्निंग होगी, टायर्डनेस होगा, हेडेक होगा, मस्कुलर पेन होगी, नौशिया होगा, इवन वोमिटिंग भी हो सकती है। तो मलेरियल इन्फेक्शन जो है बेटा इसको हम किस तरीके से देखेंगे? इसमें फीवर होगा, स्वेटिंग होगा, या एनीमिया, या लिवर का एनलार्जमेंट होना, स्प्लीन का एनलार्ज होना, तो बेटा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से इंसान को किस तरीके से बचना चाहिए? इंसान को बचने के लिए जो है हमें मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए, हमें वायर गॉज डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स रखने चाहिए, या हमारे पास स्प्रे करना चाहिए इंसेक्ट्स का, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा। और पहले ही मैंने कहा बेटा कि हर एक इंसान को इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी जो है जो हमारे पास बचा लेती है किससे बेटा? बीमारी होने से। इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं इनिएट इम्यूनिटी, INNATE, इनिएट इम्यूनिटी यानी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है इनहेरिटेड होती है ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम पेरेंट्स से, यानी मिसाल के तौर पर जब बच्चा पैदा होता है ये उसको उसके साथ ही इम्यूनिटी हो जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट द लाइफ, यानी इस इंसान को प्रोटेक्ट करती है बीमारियों से बचपन से ही। लेकिन इसको ये कहीं पे करना नहीं पड़ता, इसको ये माँ बाप से ही मिलती है। दूसरी इम्यूनिटी हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ, यानी बेटा ये एक्वायर करता है वो, यानी ये वो रेजिस्टेंस इंडिविजुअल के अंदर आ जाती है, ये एक्वायर करता है अपने लाइफ के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी INNATE इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसी तरीके से हमारे पास दो किस्म के रेस्पॉन्सेज भी हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून
इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है? ये जब इनिशियल कांटेक्ट होता है एनिमल को किसके साथ? एंटीजन के साथ, यानी इट टेक्स रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। और बेटा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो गया प्रोड्यूसर बाय सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ सेम होस्ट टू सेम एंटीजन, यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया जब उधर पहली बार कांटेक्ट हुआ, जब बार बार यही कांटेक्ट इसी एंटीजन के साथ होता है, इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और बेटा ये मच लॉन्गर देन रहता है प्राइमरी रिस्पॉन्स से। इसके बगैर हमारे पास इम्यूनिटी दो तरीके की है, एक को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरे को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है, यानी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही क्लासिफाई किया है हमने कितने में? दो में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हो गई दिस इन्वॉल्व्स द एक्टिव फंक्शंस ऑफ ए पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम लीडिंग टू सिंथेसाइज ऑफ या लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज या प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स। क्या कहा बेटा मैंने? एक्चुअली आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा आप यहाँ पर सीखोगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया? ये वो एक्टिव फंक्शन है पर्सन के अपने इम्यून सिस्टम के जो इसको किधर की ओर लीड करता है? इन एंटीबॉडीज की सिंथेसिस के लिए। पैसिव इम्यूनिटी क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स, यानी जहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं इम्यून प्रोडक्ट जैसे एंटीबॉडीज किसके? टू ए रेसिपिएंट इन ए रेडीमेड फॉर्म, यानी रेसिपिएंट के अंदर हम इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ जो है आपका व्हाई डू वी फॉल चैप्टर खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह अगला चैप्टर जो होगा इंशाल्लाह डाइवर्सिटी के साथ शुरू करेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।